ज्योतिष के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो ये कितने संकट की घड़ी है और क्या वाकई हम सब बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं? हमारी इकोनॉमी इस वक्त एक भ्रम की स्थिति में चल रही है। पता नहीं कब कौन सा बैंक ये डिक्लेयर कर दे कि हम बैंकिंग यहाँ नहीं कर पाएंगे, और ये लंबे समय तक चलने वाला है, मार्च 2029 तक। मतलब मैं ये भी मानूं कि मार्च 2029 तक महंगाई भी अभी और बढ़ती रहेगी? तो गन्ने की फसल पे असर पड़ेगा, गेहूं की फसल पे असर पड़ेगा, उसके साथ साथ और उन सब चीज़ों पर जिसके भीतर रस होता है उन सब पर असर पड़ेगा, समूची अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचेगा। हमने देखा 96 रुपये 35 पैसे तक डॉलर आ गया। क्या ज्योतिष भी यही कह रहा है कि रुपए के इतने दुर्दिन आएंगे? फरवरी 2027 तक का समय है, ये तो खराब है ही है। इसके बाद अतिचारी बृहस्पति मंगल में आ जाएगा अंतर्दशा में, तो ये समय भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और ये समय 31 जनवरी 28 तक चलेगा। क्या मार्च 2029 के बाद समय अच्छा शुरू होगा या और दुर्दिन शुरू होंगे? 2045 तक विश्व का समय बहुत अच्छा नहीं। भारत जैसा देश कुछ ना करते हुए भी परेशान हो जाएगा, तो ये समय ट्रम्प के बीमार पड़ने का भी होगा। क्या दंगे जैसी भी कोई स्थिति बन रही है? क्या बिल्कुल बन रही है। फरवरी 2027 से पहले ही बन रही है। सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बहुत गहरी साजिश चल रही है। पाकिस्तान अपनी कमज़ोरी की वजह से खामोश मजबूरी में बैठा है कि उधर बलूचिस्तान में और इधर कश्मीर में हथियार सप्लाई शुरू कर देगा। मंगल 9 फरवरी 2032 तक है महादशा में, तो ये स्थिति भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव का भी इन हिंदू मुस्लिम दंगों के साथ कोई जुड़ाव रहेगा? योग है, इसलिए डिनाई नहीं किया जा सकता। कहीं ऐसा ना हो बंगाल में ही ऐसा कुछ हो जाए, असम में ऐसा कुछ हो जाए। जून 2026 के आखिर सप्ताह से अमेरिका में ट्रम्प का बड़ा विरोध होना शुरू होगा, तो लगभग 21 जून के बाद से अब 2-3 महीने ट्रम्प के लिए काफ़ी मुश्किल भरे। ज्योतिष क्या इस ओर इंगित कर रहा है कि हमारे वो मंदिर जो कालांतर में उनकी छवि भी धूमिल हो गई और आज हम मंदिर के रूप में उन्हें समझते और पूछते भी नहीं है, वो क्या वाकई वापस मिलना शुरू हो जाएंगे? ये बस मील का पहला पत्थर है, अभी आगे बहुत लंबी लड़ाई है, वो दिख रहा है क्या? एक पुनर्जागरण शुरू हुआ है सनातन संस्कृति में। ये लड़ाई फरवरी 2027 के बाद तेज होगी। जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो सोच चल रही है, ये अक्टूबर 2031 तक चलेगा, और उसमें बहुत सारे ऐसे मंदिर माननीय अदालत से हमको मिलेंगे। मिथुन राशि को, कन्या राशि को, वृश्चिक राशि को, मीन राशि को विशेष रूप से संभल के चलना होगा। 21 जून से लेकर 23 अक्टूबर के बीच तक का जो समय है, ये समुद्र में भी कहीं ऐसा ना हो कि धरती कांपे समुद्र के भीतर और बड़ा नुकसान हो। कम से कम 5-6 बड़े भूकंप हमको दिखाई देंगे इसमें। पश्चिम बंगाल में कमल खिला, पंजाब में खिल पाएगा या उनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आकर ये कहना कि सोना अगले 1 साल तक मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम शुरुआत कर देनी चाहिए फिर से इसकी, अगर संभव हो सके तो आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, बस का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी बातें इस ओर इंगित कर रही हैं क्या कि आर्थिक क्षेत्र में भारत एक बड़े संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आने वाला समय कैसा है, बचा हुआ संवत्सर कैसा है, हमने पॉडकास्ट में आज बुलाया है आप जिन्हें एस्ट्रो अंकल के तौर पे जानते हैं, बहुत ही सौम्य और सहज भाव से हर सवाल का जवाब देने वाले प्रख्यात ज्योतिषी डॉक्टर पवन सिन्हा जी को। उन्होंने पॉडकास्ट में हमें बताया है कि समय वाकई बहुत गंभीर है, ध्यान देने वाला है,
तारीख भी उन्होंने बताई है कि मार्च 2029 तक हम सबको संभल के चलने की ज़रूरत है। उसके पहले भी 27 की एक तारीख उनके द्वारा बताई गई है इस पॉडकास्ट में कि कैसे फरवरी 2027 तक का समय बुरा हो सकता है भारत के लिए। तो किस तरह से आपको अपने आने वाले समय के लिए तैयार होना है, कैसे रणनीति बनानी है, ये पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद आपको एक मदद मिलेगी। क्या रहने वाला है विश्व पटल पर, क्या रहने वाला है देश में, कैसे संबंध रहने वाले हैं पड़ोसियों से, आपके अपनों के साथ आपके कैसे संबंध होंगे, ये पूरी बात बताता हुआ आज का ये पॉडकास्ट है। आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से मैं निवेदन कर दूं कि हमारा जो पहला माइलस्टोन है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी मदद हमें चाहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिस हम ये करते हैं कि हमारा पॉडकास्ट आप देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब कम लोगों ने किया हुआ है। तो फटाफट से कीजिए सब्सक्राइब। और चलिए अब करते हैं स्वागत डॉक्टर पवन सिन्हा जी का। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आके ये कहना कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदो, फिर उन्होंने कहा संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम कर लो, फिर उन्होंने कहा कि खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करो क्योंकि वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। अब हम सब ये सोच रहे थे कि हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं, कुछ कठिन समय आया है तो हम थोड़ा नीचे हो गए हैं और अब हम विश्व की छठी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन हम बहुत जल्द ऊपर जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जब सामने आकर के कहते हैं कि ये नहीं करना है तो लगता है देश संकट में है। हमें अभी सिर्फ इतना मालूम है कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो कमज़ोर हुआ है। हमें ये नहीं पता कि हमारा मुद्रा भंडार तो कहीं नहीं कमज़ोर हो रहा, हमारा बैंक बैलेंस तो आगे जाके कहीं नहीं ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ज्योतिष के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो ये कितने संकट की घड़ी है और क्या वाकई हम सब बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं? जी, मोदी जी जैसा व्यक्ति अगर इस बात को मंच से कह रहे हैं तो इसका मतलब ऑलरेडी स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि वो उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है जो हर छोटी सी बात को लोगों के बीच में आके कहेंगे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब स्थिति खराब है और उसको हमें गहराई से समझना चाहिए। हम ज्योतिष के माध्यम से भी समझ सकते हैं, हम अर्थव्यवस्था के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, रुपी जो हमारा धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है, जिससे चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। अब हम जो इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर से जो पेट्रो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा केवल पेट्रो प्रोडक्ट्स का ही नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों को अभी इंपोर्ट ही कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो राइज कर रही है ये इंपोर्टेशन पे ज़्यादा, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो उतना नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे अगर चीज़ों को, तो हमको वहाँ सारा ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करना पड़ेगा। और डॉलर्स का मतलब, डॉलर्स में अगर डॉलर चला गया तो इसका मतलब रुपए और टूटेंगे और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। एक बात। दूसरी चीज़, अगर ये युद्ध थोड़ा और खिंचता है, मैंने फरवरी में ही कहा था 6 महीने से कम समय में ये युद्ध टलेगा नहीं। लोग ने उस वक्त मेरी बात को माना नहीं कि नहीं ये तो 15 दिन की बात है, 20 दिन की बात, देखो रुक गया ना। लेकिन कितनी बार संधि के अवसर आए, संधि टूट गई और उसके बाद फिर ट्रंप की एक धमकी चली आती है। तो ये 6 महीने तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे इस युद्ध को पूरी तरह शांत होने में। तो उस समय की हमें तैयारी इसलिए करनी होगी क्योंकि हमारे पास अपनी रिफाइनरीज तो हैं, लेकिन अब प्रोडक्शन नहीं है। और प्रोडक्शन के लिए अब रूस से अगर हम कोई पंगा लेते हैं तब अमेरिका की तरफ जाएंगे, और रूस की तरफ जाते हैं तो अमेरिका से सीधा सीधा पंगा हो जाता है। तो हमारे पास एक फिक्स की स्थिति बन गई है। तो इन सब चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री जी ने ये स्टेटमेंट दिया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब यहाँ पर हम जो दशाएं देखें, देखिए 5 फरवरी 2026 से इस भारत की, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भारत की तो कोई कुंडली बन ही नहीं सकती, लेकिन हम उसको 15 अगस्त 47 से एक नया भारत आया है।
ठीक है, जो भारत जिसमें पाकिस्तान नहीं है, जिसमें अफगानिस्तान नहीं है, जिसमें आर्यन प्रदेश नहीं है, तो एक नया भारत है। तो उसकी कुंडली के हिसाब से यदि हम देखें तो 5 फरवरी 2026 को मंगल में राहु की दशा चल रही है, मंगल की महादशा में राहु का प्रत्यंतर। तो अब देखिए इसमें भ्रम की स्थिति कैसी उत्पन्न होती है कि हमारा ना इजराइल से झगड़ा है, हमारा ना ईरान से झगड़ा, ना हमारा रूस से झगड़ा, ना हमारा अमेरिका से झगड़ा, लेकिन उनके झगड़ों में हम फंस गए इस तरीके से कि हमें अपने यहाँ एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन दिखाई देने लग गई और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि अपना डॉलर बचाओ। बेसिकली उनका फोकस क्या है? डॉलर बचाओ, जिससे हम ज़्यादा तेल खरीद सकें। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे और एक मंत्री जी ने भी जो स्टेटमेंट्स दिए सिलेंडर्स को लेके भी जो स्टेटमेंट्स है वो उसमें बड़ा डिफरेंस था, लेकिन फिर भी हम तो प्रधानमंत्री जी की बात मानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जब किसी चीज़ को कह रहे हैं तो वो वेल रिसर्च्ड होगी। उनके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छे से रिसर्च किया होगा, तब माननीय को बताया होगा और उन्होंने तब एक बड़े मंच से, पब्लिक फोरम से इस बात को कहा कि आप सोना खरीदेंगे। सोने में भी 90% हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें हमारा पैसा जाता है। और यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ये एग्रेशन और राहु आने के बाद सुपर एग्रेशन, क्योंकि राहु देश के लग्न कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, तो ये फर्दर एग्रेशन को दिखाता है। और एग्रेशन भी कैसा? जिसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसा माइंडसेट हो जाएगा कि क्या करें, पब्लिक भी सोचेगी क्या करें, नेता भी सोचेंगे क्या करें, इकोनॉमिस्ट भी सोचेंगे क्या करें। तो बातें तो हम बहुत सारी कर सकते हैं, चीज़ों को मिनट 2 मिनट 20 मिनट 1 घंटे के लिए, लेकिन जो दिमाग में हर वक्त चलता रहता है, जिन चीज़ों को हमारी टॉप ब्यूरोक्रेसी या हमारे जो टॉप पॉलिटिशियंस जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके दिमाग में तो सारी चीज़ें घूमेंगी ही। वही भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगी कि जब पब्लिक फेस किया जाए तो कैसे इस चीज़ को बोला सोचा जाए, और जब काम किया जाए तो कैसे इस चीज़ को बोला सोचा जाए, और जहां हम अपने पैर फंसा चुके हैं उसको कैसे निकाला जाए। तो ये सारी स्थिति चल रही है। तो एग्रेशन, सुपर एग्रेशन, मंगल में राहु और राहु का लग्न में होना, यानी एक भ्रम की स्थिति। तो हमारी इकोनॉमी इस वक्त एक भ्रम की स्थिति में चल रही है। पता नहीं कब कौन सा बैंक ये डिक्लेयर कर दे कि हम बैंकिंग यहाँ नहीं कर पाएंगे, कब कौन सा ऐसा नियम आ जाए कि आप इससे ज़्यादा सोना रख ही नहीं सकते। भाई जीएसटी तो बढ़ ही गई है, तो आप रख ही नहीं सकते, आप गवर्नमेंट को दीजिए, गवर्नमेंट डिपॉजिटर होगी, या आप उसको एक्सपोर्ट कीजिए। अब गहना बना लिया, मान लीजिए बना लिया, लेकिन उस गहने का एक्सपोर्ट होगा ये कौन व्यापारी कॉन्फिडेंस से कह सकता है? ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड में सोने की चाह उतनी नहीं है जितनी इस साउथ एशियन रीजन में है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान ये सब आता है। तो बाकी दुनिया में सोना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी दुनिया में, हमारे भारत में सोना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए हम कैसे कमिट कर सकते हैं कि जो हम गहना बनाएंगे, बड़े से बड़ा व्यापारी भी जो सोने का या आभूषणों का है, वो कैसे कमिट कर सकता है कि वो जो गहने बनाएगा वो बिक जाएंगे बाहर, और अगर वो पड़े रह गए तो वैसे दिक्कत। तो इसलिए ये भ्रम की स्थिति ज़बरदस्त है कि इस रास्ते जाए कि उस रास्ते जाए, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये स्थिति अभी चलने वाली है और ये चलेगी मार्च 29 तक। मार्च 29 तक लोगों को बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लें, ऐसी स्थिति भी नहीं आएगी, लेकिन खर्चे जो अनावश्यक खर्च हैं उससे बचें। और ख़ास तौर से जो रुपए टूट रहा है, सरकार अपनी तरफ से देखिए रोल प्ले करेगी, लेकिन अगर पब्लिक खर्च करने पे आ जाए तो फिर सरकार क्या कर सकती है? बैन तो लगा नहीं सकती, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है।
लेकिन उसको मैनेज पब्लिक को भी करना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि अगर हम बहुत सारा चीज़ बुलियंस ख़रीदने में लगा देंगे, बहुत सारा पैसा बुलियंस ख़रीदने में लगा देंगे, तो वो सारा पैसा जो है बास्केट ऑफ करेंसी जो है विदेशों में चली जाएगी और हमारा रुपये और टूट जाएगा। तो जो चीज़ हमें कुछ साल पहले 70 रुपये में मिल रही थी, आज लगभग 100 रुपये में मिल रही है। तो ये 30 रुपये का जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये लंबे समय तक चलने वाला है, मार्च 2029 तक। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा। मतलब मैं ये भी मानूं कि मार्च 2029 तक महंगाई भी अभी और बढ़ती रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि मौसम इधर उधर होगा और मौसम इधर उधर होगा तो गन्ने की फसल पे असर पड़ेगा, गेहूं की फसल पे असर पड़ेगा, उसके साथ साथ और उन सब चीज़ों पर जिसके भीतर रस होता है, उन सब पर असर पड़ेगा। तो इसकी वजह से देखिए, हमारे जो भारत की हम कुंडली को देखें तो लग्न में जो नमांश लग्न है उसमें सूर्य आ जाता है मीन राशि का होकर, और राहु कुंभ का होकर 12वें स्थान में बैठ जाता है। अनाप शनाप कहाँ पैसा निकलवा देगा या कहाँ क्या बुलवा देगा, कुछ पता नहीं। और इसमें एक और चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, केतु की स्थिति को देखते हुए, और बृहस्पति जो है भाव कुंडली में केतु के साथ आ जाता है, तो मुझे ये भी होता हुआ दिख रहा है कि पार्टनरशिप जो होगी यहाँ के बिजनेसमैन की, वो बाहर के लोगों के साथ बढ़ेगी और कहीं ये बड़े बिजनेसमैन पलायन और तेज़ी से ना कर दें। पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है बिजनेसमैन का, वो एनआरआईज बन रहे हैं। व्यापार भारत में चल रहा है लेकिन अब उनकी सिटीजनशिप बाहर की नहीं है। कुछ करोड़ रुपए में 3, कहीं 5, कहीं 8, जैसा जहाँ हो नियम, तो उसके अनुसार वो बाहर जा रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ खुली हवा है, सांस आ रही है और वहाँ पर सिंगल विंडो में हमारे काम हो जाते हैं। हम भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एनआरआई हैं, तो आप सोच ही सकते हैं उनको कितना बेनिफिट मिल जाएगा। भारत को कितना बेनिफिट मिलेगा ये सेकेंडरी है इशू उनके लिए, लेकिन उन्हें बेनिफिट मिलेगा ये उनके लिए प्राइमरी इशू है और उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। तो बड़े जो है क्वांटिटी में पलायन हुआ है और ये अभी और भी हो सकता है 29 मार्च तक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अगर ये स्थिति बनी तो हमारे पास जो डिपॉजिट्स हैं ये और कम हो जाएंगे और वीक हो जाएंगे, और इससे बैंकों की सेहत पर नुकसान पड़ेगा। बैंकों की सेहत पर नुकसान पड़ेगा तो समूची अर्थव्यवस्था पर नुकसान पहुंचेगा। ऐसा भी कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि रुपया जो अब तक का सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, हमने देखा 96 रुपये 35 पैसे तक डॉलर आ गया। लोगों का ये कहना है कि ये शतक भी पार कर सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। तो अर्थशास्त्री तो ये बोल रहे हैं कि शतक पार होगा। क्या ज्योतिष भी यही कह रहा है कि रुपए के इतने दुर्दिन आएंगे? बिल्कुल। मैं यहाँ पर जो फरवरी 2027 तक का समय है ये तो खराब है ही है। इसके बाद अतिचारी बृहस्पति मंगल में आ जाएगा अंतर्दशा में, तो ये समय भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा और ये समय 31 जनवरी 28 तक चलेगा। तो इतने समय में ये संभव है जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, ज्योतिष के माध्यम से भी हमें वो दिख रहा है। मैं एक चीज़ और कनेक्ट कर पा रही हूँ, हालांकि मुझे भारत के ऊपर और आगे आपसे चर्चा करनी है, लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया मार्च 2029 का, और हम सबको ये मालूम है कि ट्रंप अपनी कुर्सी पर जनवरी 2029 तक हैं, तो मतलब ट्रंप के जब बदलेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके 2 महीने के बाद क्या मैं ये मानूं कि समय कुछ ठीक होना शुरू होगा? मतलब सीधा सवाल मेरा ये कि मार्च 2029 तक तो समय खराब है, क्या मार्च 2029 के बाद समय अच्छा शुरू होगा या और दुर्दिन शुरू होंगे? अभी तो देखिए 2045 तक विश्व का समय बहुत अच्छा नहीं, होड़ मचेगी और इस तरीके की छीना झपटी शुरू होगी कि भारत जैसा देश कुछ ना करते हुए भी परेशान हो जाएगा। होड़ मचेगी यूरोप में और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें, वहाँ की परेशानी दूसरे देशों में जाएगी और वहाँ की कुछ परेशानी भारत में भी आएगी।
भारत कुछ नहीं करेगा, भारत के लोग भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन परेशानी यहाँ पर आ जाएगी और उससे आक्रोश यहाँ भी फैलेगा, पूरे विश्व में फैलेगा। तो ट्रंप जो करके जाएंगे, देखिए एक चीज़ है कि अगर कोई बड़ा लीडर कुछ करके जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है, चाहे वो अच्छा करके जाए चाहे वो बुरा करके जाए। अब ट्रंप जी की जो हॉरोस्कोप हमें अवेलेबल है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो इनका सिंह लग्न में मंगल है। सिंह लग्न में मतलब ये अग्रेसिव होते चले जाएंगे और मानसिक संतुलन भी, यद्यपि मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़े लीडर हैं विश्व के ये, लेकिन कुछ ऐसी बातें कर देंगे कि वो ऐसा लगेगा कि गुस्से में कह दिया, संतुलित मस्तिष्क से नहीं कह रहे हैं, जैसे ओबामा जी कहते थे या अन्य लोग कहते हैं या अन्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं, तो गुस्से में कुछ कह देंगे। और अमेरिका फर्स्ट का इन्होंने नारा दिया, तो अमेरिका फर्स्ट का मतलब है ये, क्या ये कहना चाह रहे हैं अमेरिका इज फर्स्ट, अदर्स आर ऑल्सो वेलकम, या ये कहना चाह रहे हैं ओनली अमेरिकन्स आर फर्स्ट, अदर्स आर नॉट। अगर ये स्थिति इन्होंने पैदा कर दी तो बहुत सारे जो भारतीय जो वहाँ पीआर के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए रुक रहे हैं वो तो मुसीबत में आ जाएंगे, जो मुझे होते हुए दिख रहा है। तो इसलिए मैं वहाँ के लोगों से भी इस बात को कहना चाहूँगा कि वहाँ भी जो लोग रहें वो मेहनत से अपना काम करते रहें और ऐसी स्थिति ना आने दें कि उनका जो एम्प्लॉयर है वो उनके अगेंस्ट जाए। क्योंकि ट्रम्प के साथ एक परेशानी और भी मुझे लगती है, क्योंकि इनका बृहस्पति जो पंचमेश और अष्टमेश है वो वक्री है, तो ये समय ट्रम्प के बीमार पड़ने का भी हो सकता है नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज भी सच्चाई ये है 1945 के बाद से कि अमेरिका जिस करवट हिलता है पूरा विश्व भी उस करवट हिलने लगता है। ये सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि इसे चुनौती देने वाले दो देश आ गए, चीन और रशिया, और बहुत बड़े स्तर पर सीक्रेटिवली वो चुनौती जाने लगी है। हालांकि हमारे लिए जो सीक्रेट है अमेरिका के लिए नहीं होगा, लेकिन वो जाने लग गई है। तो कहीं ना कहीं चुनौती तो मिल रही है, लेकिन सच्चाई अभी भी यह है कि अमेरिका का जो भी डिसीजन होता है किसी भी चीज़ से, तो उससे पूरा विश्व प्रभावित हो जाता है। जैसे ईरान पे हमले से हॉर्मोज के माध्यम से जितना ट्रेड था सब में प्रॉब्लम हो गई। भारत ने तो कुछ भी नहीं किया था। भारत तो इजराइल से बात करने गया था और वो भी किसी के खिलाफ कोई चर्चा ही नहीं हुई वहाँ पर। भारत के प्रधानमंत्री ऐसी कोई चर्चा करते भी नहीं हैं, तो भी लेने के देने हमें पड़े हुए हैं। वहाँ युद्ध हो रहा है और यहाँ हम अपने पैसे को लेकर युद्ध कर रहे हैं, खुद से सोने चांदी को लेकर युद्ध कर रहे हैं। सोने चांदी की टोकरियों में, जहाँ दक्षिण भारत में देखिए, गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, वहाँ पर सोना चांदी लिए दिए बिना तो कोई विवाह ही नहीं होता। विवाह तो छोटा सा कार्यक्रम होता है तो लोग वैसे ही सोने की चेन दे देते हैं। तो वहाँ भी अब आप उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। विदेश यात्रा मत कीजिए अगर आवश्यक ना हो। तो अब ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि अंदर खाने कुछ बहुत बड़े विप्लव चल रहा है। समुद्र के नीचे नीचे विप्लव चल रहा है। समुद्र के नीचे नीचे एक सुनामी सी शुरुआत हो चुकी है, बस ऊपर नहीं आ पा रही है। नेतृत्व की वजह से कह सकते हैं, या अर्थशास्त्रियों की वजह से, या RBI की वजह से वो नहीं आ पा रही है। और प्रभु करे कि वो नीचे ही रह जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो समय है 29 तक, ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है। और साथ साथ जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो धर्म संबंधी समस्याएं हैं, मज़हब और धर्म की जो समस्याएं हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय नहीं है। यद्यपि ये तो बहुत 45 तक चलेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे और हम सब लोगों को बहुत ध्यान रख के चलना होगा
कि सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की नहीं है, हम लोग की भी है, और जितना डॉलर बचेगा वो हम ही लोगों के काम आएगा। ये बीच में आपने धर्म और इसकी जो बात कह दी कि क्या मैं इसका मतलब ये मानूं कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, क्या दंगे हो सकते हैं? मैं और स्पष्ट हो के अगर पूछूं तो भारत में 2 ही ऐसे धर्म हैं जिनके बीच में बड़ी संख्या में हम झगड़ा देख पाते हैं कभी जब भी होता है, वो है हिंदू मुस्लिम। तो क्या दंगे जैसी भी कोई स्थिति बन रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बन रही है, क्योंकि यहाँ मंगल में राहु यानी फरवरी 2027 से पहले ही बन रही है। तो कहीं कहीं वो अलग बात है कि सरकार प्रशासनिक रूप से मजबूत होकर उसको दबा दे, दबाना भी चाहिए, लेकिन उठेगा अवश्य। ये कहीं भी नोट कर लें और सब लोग नोट कर लें इसको। फरवरी 2027 के पहले ही ऐसी स्थिति बन रही है। स्थिति आएगी, बहुत सारे लोग रिवोल्ट सा करेंगे और कई लोग मिल जाएंगे। और ये जो स्टालिन ने अभी अपना मैसेज दिया था सनातन धर्म के खिलाफ, इसको तो समाप्ति कर देना चाहिए। और पहले भी वो दे चुके हैं कि ये बीमारी है, ये वो बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और मैंने आपको बताया 5 फरवरी 2026 से शुरू है, तो ये हल्के से नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सनातन धर्म के विरुद्ध कोई बहुत गहरी साजिश चल रही है, जिसको कुछ को तो मैं भी जानता हूँ। जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स जुड़े, दुर्भाग्य से उसमें ऐसे नाचीज़ स्कॉलर्स भी थे जो भारतीय थे, जिन्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहाँ सनातन धर्म को कैसे समाप्त करें इस विषय पर सेमिनार करी, और ओपन सेमिनार करी 3 दिन। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये तो युद्ध की वजह से थोड़ी शांति है, और अगर युद्ध ना हो और धन बरस जाए तो देखिए आप कि क्या स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान अपनी कमज़ोरी की वजह से खामोश मजबूरी में बैठा है, लेकिन उसके जो आतंकवादी हैं वो तो यही है ना। उनको हम पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि हमें जैसे लोग तो हैं वो उसमें हम लोगों में घुल मिल गए हैं। तो उनको वो हथियार सप्लाई ही नहीं कर पा रहा, हथियार खरीद ही नहीं पा रहा। उसकी स्थिति खराब है। अगर उसकी स्थिति अच्छी हो गई तो वो सबसे पहला काम यही करेगा कि उधर बलूचिस्तान में और इधर कश्मीर में हथियार सप्लाई शुरू कर देगा और मारकाट मचवाने की कोशिश करेगा। और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि अब हिंदू भी बोलने लगा है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ना शुरू हो जाएगा, पूरे भारत में। तो आप बहुत बारीकी से देखिएगा अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त जो संप्रदाय हैं वो जो शांति और सौहार्द की भी बातें करते थे या उसी की ही बातें करते थे, आज वो सब राजनीतिक हो चुके हैं और शांति और सौहार्द की बात तो अब भूल ही गए हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अगर उन्होंने शांति नहीं रखी तो विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो भूखे मरेंगे, और भूखे मरेंगे तो कोई देश उनकी मदद को नहीं आएगा। कन्वर्जन लोग कर लेते हैं, कन्वर्जन करने के बाद आपको 1-2 साल खिला लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको छोड़ जाएंगे। ठीक बात। तो यही एक संस्कृति होती है कि आपको संभाले रखती है पूरे जीवन। तो व्यक्ति कर्म करे और शांत रहे तो ही अच्छा है, नहीं तो इधर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जब तक ये मंगल है, और मंगल 9 फरवरी 2032 तक है महादशा में। तो ये स्थिति भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ रही हूँ, आपने कहा फरवरी 2027 के पहले ही दंगे जैसी कोई स्थिति पनप सकती है, और हम ये सब जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। जब भी भारत में चुनाव होते हैं तब दंगों की स्थिति थोड़ी ज़्यादा भड़कती है, क्योंकि शायद जो नेता हैं उनकी भी ज़बान पर कंट्रोल नहीं रहता है, और इन दंगों के पीछे चुनावी लाभ लेने की भी अलग अलग लोग कोशिश करते हैं। समझना मैं ये चाहती हूँ, मैं क्योंकि गुरुजी ये नहीं जानती कि क्या अलग अलग प्रदेशों की भी कुंडली आप पढ़ पाते हैं या उसका नियम क्या कहता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव का भी इन हिंदू मुस्लिम दंगों के साथ कोई जुड़ाव रहेगा?
देखिए, उत्तर प्रदेश के जो स्थिति में प्रशासनिक स्थिति देखी जाए तो अब जैसे संभल में इतनी खतरनाक स्थिति हो गई थी, लेकिन संभल के डीएम साहब ने और वहाँ के पुलिस ने चीज़ों को कंट्रोल कर दिया, एक झटके में कंट्रोल कर दिया। जुडिशरी ने अपना रोल अच्छे से निभाया, चीज़ें कंट्रोल हो गई। तो यहाँ पर सर उठेंगे दंगों के लिए, लेकिन वो कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति बेहतर है और अच्छी होगी, ऐसा मेरा सबका स्वप्न भी है ये। तो यहाँ पर उतना भयंकर कुछ नहीं होगा, लेकिन चूंकि योग है इसलिए डिनाई नहीं किया जा सकता। योग है तो कहीं ऐसा ना हो बंगाल में ही ऐसा कुछ हो जाए, असम में ऐसा कुछ हो जाए, या नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा हो जाए, या सुदूर दक्षिण में कहीं ऐसा हो जाए, या कश्मीर में कुछ ऐसा हो जाए, या पंजाब में कुछ ऐसा हो जाए। तो स्थितियाँ सभी जगह बहुत वोलेटाइल हैं। बच के रहना और संभल के रहने की ज़रूरत है। भारत के भविष्य के ऊपर भी चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने का सपना भी देख रहे थे, विश्व गुरु बनने की बातें भी बहुत ज़ोर शोर से हो रही थी, और इन सब के बीच ही हमने देखा कि अकारण ही सही वो स्थिति बनी जब भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से छठवीं पर आ गया। तो वो लड़ाई जो हमें चौथी से तीसरी के लिए लड़नी थी, अब छठवीं से शायद चौथी और फिर तीसरी के लिए लड़नी पड़ेगी। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि पहला तो विश्व गुरु बनने का वो सपना 2047 तक पूरा होगा या नहीं होगा, और इसी के साथ साथ तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था का सपना भी जो हम उम्मीद कर रहे थे 2047 के पहले पूरा हो जाएगा, वो क्या वाकई हो जाएगा ज्योतिष के लिहाज से भी? देखिए, ज्योतिष के आधार पर ही मैं एक छोटी सी आपको उदाहरण के रूप में कहानी देता हूँ। जीतने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है, 3 लोग दौड़े, उसमें से एक ने बहुत ताकत लगा के दौड़ की और वो फर्स्ट नंबर पर आ गया, ठीक है, ही इज द विनर। और दूसरा तरीका यह है कि बाकी दोनों गिर गए, ये लड़खड़ाता हुआ पहुंच गया, तो ही इज द विनर। दो तरीके से रेस जीती जा सकती है। हमें जो रेस जीतनी है वो जीतनी है दम लगा के आगे निकलने की। हमें 2 पीछे रह जाएं, गिर जाएं, मर जाएं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि बाकी सारे देश उजड़ जाएंगे तो हम आगे आ जाएंगे। अरे ये कोई बात थोड़ी हुई। और वो बबल है, वो बुलबुला है, तो ज़िंदगी को एक बुलबुले की तरह ना देखो यार। मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप अपने काम से जीतने की कोशिश करिएगा। जब ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 20 जुलाई 2020 में, जब ये डिक्लेयर हुई थी, तो इस पॉलिसी के 67 पेजेस में विश्व गुरु कैसे बना जाए ये निहित है। अगर हम उसे बारीकी से पढ़ें, और सभी शिक्षकों को, पेरेंट्स को उसे पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो वैसा नहीं हो रहा है जैसे कि पॉलिसी चाहती थी। एग्जीक्यूशन उसका बहुत डिफरेंट हो रहा है। तो ये पहला पैरामीटर है कि विश्व गुरु बनने में अभी समय लगेगा, क्योंकि विषय को जानने वाले लोग मात्र विश्व गुरु नहीं बनते, कि केवल किताबों से पढ़कर एग्जाम में मार्क्स लाने वाले लोग विश्व गुरु नहीं बनाते। और विश्व गुरु राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र के नागरिक बनते हैं। राष्ट्र को बनाते हैं राष्ट्र के नागरिक। तो विश्व गुरु बनने में अभी समय लगेगा। और यहाँ हम देखें तो मंगल के बाद फिर राहु की महादशा शुरू हो जाती है। तो मंगल के बाद जो राहु की महादशा है, इसमें भी हमारा जो ग्राफ है, एजुकेशन का जो ग्राफ है, या हमारे जो शोध का ग्राफ है, रिसर्च का ग्राफ, ये ऊंचा तो होगा, लेकिन उस तरह से नहीं होगा कि इसे हम कह दें कि विश्व गुरु है। भारत का जो नीश एरिया है विश्व गुरु के लिए, वो है फिलॉसफी, वो है स्पिरिचुअलिटी, सॉफ्ट पावर। और हम इसे छोड़कर यदि हम केवल साइंसेस की तरफ चले जाएंगे तो अभी बहुत लंबा समय है, क्योंकि विश्व हमसे बहुत आगे निकल चुका है साइंस में। हमने जिस समय ये प्रयास होने चाहिए थे उस समय प्रयास नहीं किए सरकारों ने। तो अब उनको शुरू किया गया है, लेकिन अभी उसका स्तर, भारत कोई छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और
यहाँ पर इतने मत, इतने संप्रदाय, इतनी भिन्नता है, कहीं आपको इतनी अमीरी मिलेगी कि आपको लगेगा कि अमेरिका भी क्या होगा, और कहीं आपको इतनी गरीबी मिलेगी कि आपको लगेगा साउथ अफ्रीका बेहतर है, या अफ्रीकन कंट्रीज़ जो कॉन्गो वगैरह ये इनसे बेहतर है। तो स्थिति यहाँ पर इतनी डिफरेंट है कि एकदम से कोई भी पॉलिसी यहाँ पर कामयाब होती नहीं। और दूसरी चीज़ है, यहाँ समाज का जो परिवर्तन है वो बहुत स्लो होता है, बहुत फास्ट नहीं होता। वैसे तो सारे ही समाज ऐसे होते हैं, लेकिन भारत में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलता है। दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है ना, तो वही स्थिति भारत के समाज की भी है। तो ये एकदम एक्शन नहीं लेते, और ख़ास तौर से अर्थनीतियों को लेके या पढ़ाई को लेके पेरेंट्स आसानी से बच्चों को सब्जेक्ट्स बदलने कहाँ देते हैं। मार्क्स किस में अच्छा है? साइंस में। अब बच्चा कहता है मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, नहीं, साइंस में अच्छे मार्क्स आए, रिस्क मत लेना बेटे, सीधे साइंस पढ़ते रहो। अब बेचारा मर खप के साइंस पढ़ रहा है, आगे जाके मार्क्स डिप कर गए। अब ना वो फोटोग्राफी अच्छी कर पाया, ना वो साइंटिस्ट बन पाया है। तो दोनों में डिफरेंस आ गए। इन आधारों पर मैं जो दशाएं जो देख रहा हूँ, इसमें इतना कह सकता हूँ कि हमारा ग्राफ तो उठेगा, लेकिन इतना उठ जाए कि हम विश्वगुरु बन जाए, ऐसा नहीं होगा। आपने क्योंकि पाकिस्तान का पहले जिक्र किया और ये बताया कि उसके पास जैसे ही पैसा आएगा वो पहला काम करेगा हथियार ख़रीदना और भारत तक पहुंचाना। पाकिस्तान पर भी सवाल पूछना चाहती हूँ, बांग्लादेश पे भी पूछना चाहती हूँ, श्रीलंका पे भी पूछना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आप ये राज आज खोल दें कि भारत की कुंडली में ऐसा क्या है जो हमें ये पड़ोसी मिले हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपने किया कि सच में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि उधर बांग्लादेश वो नहीं समझने को तैयार, पाकिस्तान नहीं समझता, चीन नहीं समझता, उधर अफगानिस्तान भी नहीं समझता। अब तो नेपाल आंखें दिखा रहा है। नेपाल भी बृहत्तर नेपाल की बातें करने लगता है कभी भी। और श्रीलंका ने तो क्या क्या किया, श्रीलंका के अंदर के जो दलीय लड़ाई थी उससे क्या क्या हुआ। कहीं तो राहु बैठा है, पड़ोस वाला कोई कौन सा वो रहता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दूसरे भाव में भारत के मंगल है, भाव स्पष्ट में भी वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। और यद्यपि धनु का है तो खट्टे मीठे संबंध चलते रहते हैं, यानी व्यापार चलता रहा। हमारा चीन से भी व्यापार तो चल ही रहा है, और व्यापार हमारा पाकिस्तान से भी चल रहा था, ठीक है ना। तो इतना व्यापार आदि तो हमारा चलता रहा, लेकिन संबंध अच्छे भी नहीं रहे। और उसके बाद हम तीसरा भाव इसमें अवश्य देखें। मैंने ये देखा, पड़ोसी को देखने के लिए तीसरा भाव ज़रूर देखना चाहिए, और क्योंकि वो आपसे क्रिया प्रतिक्रिया तुरंत करा रहा है। जैसे दीवार मिली हुई है, दीवार के उधर से और इधर से संवाद या तो शुरू हो गया या विवाद शुरू हो गया, या बमबाजी शुरू हो गई। तो वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि भारत की कुंडली में शुक्र अस्त है 40% के करीब, यद्यपि अभी ताकत है लेकिन अस्त है। और वहाँ पर जो तीसरे भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो वहीं पर बैठा हुआ है। लेकिन किसके साथ बैठा हुआ है? शनि भी वही है, सूर्य भी वही है। यद्यपि चंद्रमा अस्त नहीं है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है और शनि ग्रह के साथ भी है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को कभी भी अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते, अच्छा साथ नहीं मिलता। और दूसरा, अगर हम देखें पार्टनरशिप की जगह, तो पार्टनरशिप में भाव संधि में जुपिटर 7वें भाव में आ जाता है, लेकिन 7वें भाव में केतु होने के कारण पार्टनर हमेशा धोखा देगा, हमेशा धोखा देगा, चाहे वो कहीं का भी हो। ऐसा कोई व्यक्ति भी अगर उसकी भी कुंडली यही होती तो मैं ये कहता ज़िंदगी में छोटा सा काम कर लेना, पार्टनरशिप में बड़ा काम मत करना। तो हमारे साथ किसी की पार्टनरशिप या नेबरहुड वो रहेगी नहीं, उसके साथ हमेशा लड़ाई का डर रहेगा। अब चाहे वो ओपन वॉर हो और चाहे वो टेररिज्म के रूप में लो कॉस्ट वॉर हो, लेकिन एक वॉर की स्थिति तो हम हमेशा झेलते आए हैं, झेलते रहेंगे।
बस हमें मजबूत होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीज़ों में हम मजबूत हुए हैं और खासे मजबूत हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, हमारी फोर्सेस को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा। अब ये लिखवा के ही हम आए हैं, अपनी कुंडली में तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोगों को मैंने कहते ये भी सुना कि 15 मई 2026 के बाद ऐसा संजोग बन रहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है। तो वो आपको भी क्या नज़र आ रहा है? जी, मुझे ये 25 मई से मंगल में राहु में शनि आ रहा है। अब शनि नवमेश दशमेश भी है भारत के कुंडली में, और दशमेश के हिसाब से, प्रतिष्ठा के हिसाब से देखा जाए तो स्वयं से छठा बैठा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। नवम भाव के लिए ठीक है, लेकिन दशम भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक, और उसी को हम अगर सप्तम भाव से देखें तो मंगल से, यानी जो सप्तम भाव का मालिक ग्रह है वो है मंगल, तो मंगल वहाँ से अष्टम हो जाता है, सप्तम से अष्टम हो जाता है। ठीक है ना, सातवें भाव से अष्टम में बैठ गया है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मंगल में राहु में शनि का जो अंतर है, ये अंतर नुकसान तो देगा, निश्चित रूप से नुकसान देगा। छोटे मोटे बैटल्स तो होंगे ही होंगे। अगर एक वॉर नहीं भी होती है तो बैटल तो ज़रूर होगी, यानी पाकिस्तान शरारत तो करेगा। और यही वो समय है जब आर्थिक स्थिति में भी हमको परेशानियां उठानी पड़ेंगी, और हमको लगेगा कि नेतृत्व कुछ ऐसा कर दे कि हमको इस सब परेशानियों से बचाया जा सके। तो ये समय तो अच्छा नहीं है। कोड़ में खाज वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक तरफ तो वैसे ही जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कमज़ोर हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर युद्ध की स्थिति आती है तो जाहिर सी बात है खर्च उधर भी अच्छा खासा हो जाएगा। हमने भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात की, लेकिन जब भी युद्ध की बात करो तो ये लगता है कि क्या अमेरिका ने अब जो युद्ध किया है वो क्या अंतिम है? हमने देखा वेनेजुएला के, आप तो ऐसे उठा के आप लेके गए वहाँ के प्रेसिडेंट को, जिसके बारे में किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। बीते 10 साल में अगर विश्व में जो युद्ध हुए हैं उसमें अमेरिका का हाथ देखा जाए तो कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें उसका हाथ नहीं रहा है। अब ईरान वॉर के बाद क्या अगला टारगेट सेट कर चुका है अमेरिका? बिल्कुल कर चुका है, बिल्कुल कर चुका है। और ईरान भी अमेरिका को खासी चोट देगा आगे जाके। अमेरिका को अभी इनविंसिबल स्थिति लगती होगी शायद, कि मैं तो इनविंसिबल हूँ, आई कैन नॉट बी वन, और मैं इतनी दूर बैठा हुआ हूँ, मुझे अपने फ्लीट्स भेजने, तो अल्टीमेटली नुकसान मेरे फ्लीट्स का होगा, मेरा नहीं होगा। उसकी जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है पैसिफिक ओशन में वो है भी कुछ इस तरीके की। लेकिन जब नुकसान होना होता है तो फिर वो भयंकर होता है, और किसी भी रूप में होता है। तो अमेरिका का विरोध वर्ल्ड में शुरू होना हो जाएगा। ये आप समझिए, मैं अगर इसको स्पष्ट देख सकूं ट्रंप की कुंडली से, तो ये लगभग जून के आखिरी सप्ताह से, जून 2026 के आखिर सप्ताह से अमेरिका में ट्रंप का बड़ा विरोध होना शुरू होगा। विरोध तो देखिए अभी भी हो रहा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। तो ये बड़ा विरोध होना तब शुरू होगा, और उस वक्त में जुपिटर में शुक्र चल रहा है। 21 जून को जुपिटर में शुक्र में शनि आएगा, तो लगभग 21 जून के बाद से अब 2-3 महीने ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हैं। 2-3 महीने का मतलब हो गया जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। उसके बाद ठीक हो जाएगा? नहीं, ठीक तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब जले का दाग पड़ जाता है तो मलहम कितना भी लगा लिए निशानी तो छोड़ ही जाता है। तो जब इतना बड़ा लीडर कोई कदम उठा लेता है तो चाहे कितने ही पीछे हट जाए, कितनी ही संधियाँ हो जाए, कितनी, वो दिल पे दाग छोड़ जाता है। तो वो दाग ईरान क्या महसूस नहीं कर रहा होगा, जो इतनी बड़ी पावर की तरह से उठ के आ रहा था, मुस्लिम वर्ल्ड की एक बड़ी पावर बन रहा था, और डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को देखते हुए वो टर्की के लगभग बराबर आके खड़ा हो चुका था। तो
एकदम से उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है वो मारा गया, लोग मारे गए, अचानक वॉर छिड़ी ये, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में तो होगा। हमास तो कहीं ना कहीं जिक्र वो भी करता है, और हमास ने जब बॉम्बिंग की थी इजराइल के ऊपर और बहुत सारे इजरायलीज मार दिए थे, तो ईरान में मिठाइयाँ बट गई थी। ठीक बात। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ और चल ज़रूर रहा होगा, पनप ज़रूर रहा होगा। हर देश बदला लेता है, तरीक़े अलग हो जाते हैं, तो ईरान भी अपने तरीक़े से कुछ ना कुछ तो सोचेगा। हमें लादेन को भूलना नहीं चाहिए कि 89 के आसपास जब अमेरिका से उसके संबंध बिगड़ने शुरू हुए, 92 के बाद उसने बदला लेने की ठान ली और कितना बड़ा डैमेज किया। अमेरिका को पुनः खड़ा होने में वर्षों लग गए। ठीक बात। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये युद्ध किसी और रूप में, लो कॉस्ट वॉर के रूप में, आतंकवाद के रूप में ये फैल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि युद्ध वही युद्ध होता है आजकल जो बड़े लेवल पर, जिसमें आर्टिलरी चल रही है, जिसमें एयरफोर्स चल रही है। नहीं, आजकल एक पिस्टल से भी युद्ध हो सकता है, स्मॉल वेपन से भी युद्ध हो सकता है, और एनिमी सॉइल पे जाके वो स्मॉल वेपन एक युद्ध की शेप ले सकता है। ठीक बात। और मैं भी हमेशा अमेरिका के लिए कहती हूँ कि जिस आतंक को ख़त्म करने की वो बात करता है, उसी आतंक को पनपने देने में भी उसी का हाथ है। आप अफ़गानिस्तान में भी आज तक ख़त्म नहीं कर पाए, आप इराक़ में आज तक ख़त्म नहीं कर पाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो चाहे आईसिस है या हमास है, इन सब का जन्मदाता या उनके हृदय में इतनी क्रूर बातें भरने में भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। फिर भी ट्रम्प साहब को नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब खैर भविष्य बताएगा, लेकिन मुझे ये बताएं, ये कब तक राज चलेगा अमेरिका का? क्या हमेशा सुपर पावर अमेरिका पहले था, आगे भी क्या वही रहेगा, या कुछ और कंट्रीज, हम चाइना का सुनते हैं, हम रशिया का सुनते हैं, कभी ऐसा दिन भी मैं देख पाऊंगी अपने जीते जी जब मैं कहूँ कि नहीं अब अमेरिका नहीं, अब चाइना सुपर पावर है या रशिया सुपर पावर है? होगा? देखिए, पहले जो वर्ल्ड था 45 के बाद जो वर्ल्ड बना, तो ये बाइपोलर वर्ल्ड था जिसमें दो पावर्स थी, रशिया और अमेरिका। उसके बाद ये मल्टीपोलर वर्ल्ड बना, चाइना उधर आ गया, यूरोप का अवसान शुरू हुआ, मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ, और अब साउथ एशिया के और देश जिसमें भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। भारत, चीन, रशिया ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है विश्व का जो सदर्न पार्ट है, साउथ एशिया है, इसके सेंट्रिक होगा। तो इसका मतलब क्या है, जितने पोल्स होंगे तो अस्ट्रल पोल्स जो थे, जो ऑलरेडी थे, वो पोल्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। आगे आने वाले 10 सालों में यूएसए की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो मैं देख पा रहा हूँ इस वक्त कि अगस्त सितंबर से एक ऐसा समय शुरू हो रहा है जब अमेरिकन्स को भी पैसे की दिक्कत होनी शुरू होगी, और वो सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे। अगस्त 2026 मतलब ट्रम्प का जो समय है वो बुरा ही है, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन वहाँ पे है। तो जनता में अगर इतना आक्रोश रहा तो वो ट्रम्प साहब के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि बुरा ही रहने वाला है। और इतने बीच में ट्रम्प मजबूरी में ऐसी जगह जाना शुरू करेंगे जहां जिनके राष्ट्राध्यक्षों से तो मिलने का उनके पास वक्त नहीं था, वहां जाकर वो उनको बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बुलाना शुरू करेंगे। आप देखिएगा, ये अगले 6 महीने की कहानी है। अच्छा, क्या बात है। हालांकि ट्रम्प साहब के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी गुरुजी, जो बचपन से हर बच्चे ने सुनी हुई है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आगे ट्रम्प साहब का क्या होता है, उनका हश्र क्या होता है। लेकिन चाइना और रशिया, इन दोनों की कुंडली में किसकी ज़्यादा भारी है? हाँ, रशिया की कुंडली अच्छी है इस वक्त। पुतिन की सदारत चलते, उनके नेतृत्व की वजह से रूबल डॉलर को compete कर देगा। और उधर चाइना का जो पोटेंशियल है हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम बहुत सारी चीज़ों को अफवाह में ले रहे हैं, लेकिन कुंडली अफवाह पे नहीं चलती। तो हम चाइना के युआन में भी जो अपलिफ्टमेंट देख रहे हैं या उछाल देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में डॉलर के मुकाबले, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन डॉलर के मुकाबले रूबल और युआन खड़े मिलेंगे।
और ये बहुत लंबी कहानी नहीं है, 5 साल के भीतर की कहानी है अधिकतम। नहीं तो आप इसको 2-2.5 साल में ही देखना शुरू कर देंगे कि वो अपना ट्रेड अपने ही करेंसी में कर रहे हैं, दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड अपनी करेंसी में कर रहे हैं। चाइना तो एनीवेज अग्रणी है इसमें। हाँ अभी ये गुरुजी, क्योंकि मैं तो ज्योतिष और ख़बरें दोनों मिक्स करके बता रही हूँ, अभी ये 4 महीने 5 महीने पहले की बात है जब चाइना ने अपनी करेंसी को रिजर्व घोषित किया, और वर्ल्ड में ऐसा हाल फिलहाल में किसी ने नहीं किया है। और अभी की सिचुएशन ये है कि 6% व्यापार ऑलरेडी युआन में होना शुरू हो भी चुका है। तो आप जैसा बता रहे हैं 2-2.5 साल के भीतर मुझे लगता है ये 6% से 12%, 18% कितना भी हो सकता है। तो मतलब ट्रम्प की कुंडली भी खराब है, अमेरिका में भी लोगों को आपने कहा धन की कमी शुरू हो जाएगी, तो फिर डी-डॉलराइजेशन भी शुरू हो जाएगा क्या? अच्छा शब्द दिया आपने, पूरी शुरू तरह हो जाएगा। तो पूरी तरह अमेरिका जो है वो नीचे ही धंसता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीज़ों में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो अमेरिकन टाइकून्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो रूबल में ट्रेड करना शुरू कर दें। अच्छा 2-2.5 साल में मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ। मैं विश्व का अंत नहीं देख रहा हूँ, लेकिन विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देख रहा हूँ। हमारे लिए हालांकि ये अच्छा है, मतलब चाइना का पावरफुल होना उससे ज़्यादा बेहतर भारत के लिए है कि रशिया पावरफुल हो जाए। जी, इक्वेशन हमारी चाइना के साथ जैसी है, तो ये भारत के हित के लिए है, हित के लिए हम ये मान के चलें। रशिया के साथ हम अगर क्लोज होंगे तो चाइना भी हमसे दूर ही रहेगा, वो हमको उतना परेशान नहीं करेगा। कभी कभी आवाज़ उठाएगा अरुणाचल प्रदेश को लेके, लेकिन वो या फिंगर 5 को लेके, लेकिन वो फिर भी उतना अग्रेसिव नहीं होगा हमारे साथ। एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ गुरुजी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में आध्यात्म का एक नया चैप्टर इस समय खुला दिखाई दे रहा है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे सौभाग्य से विष्णु शंकर जैन जी का पॉडकास्ट करने का मौका मिला, तो उन्होंने ये कहा कि भोजशाला के बाद भी हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप ऐसे समझिए अयोध्या के बाद भोजशाला, और उसके बाद बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनकी अभी याचिका लगाई जानी बाकी है, और कानूनी रूप से हम उसे हासिल करने की चेष्टा करेंगे। अब करना नहीं करना तो माननीय कोर्ट के हाथ में है। मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या वो दिन आएगा, या ज्योतिष क्या इस ओर इंगित कर रहा है कि हमारे वो मंदिर जो कालांतर में उनकी छवि भी धूमिल हो गई और आज हम मंदिर के रूप में उन्हें समझते और पूछते भी नहीं है, वो क्या वाकई वापस मिलना शुरू हो जाएंगे? ये बस मील का पहला पत्थर है, अभी आगे बहुत लंबी लड़ाई है, वो दिख रहा है क्या? हाँ, जैसे विष्णु शंकर जी से जब मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं तो बात हुई, एक देश के बहुत बड़े मार्गदर्शक नेता हैं, उन्होंने जब कहा कि अब छोड़ो ये सब, तो विष्णु शंकर जी का उस वक्त भी स्टैंड ये थे, नहीं छोड़ूंगा, लड़ेंगे। और उनके साथ साथ और भी कुछ और लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमें सारे मंदिर वापस चाहिए। तो एक सांस्कृतिक पहल जो शुरू हुई है, जैसे रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुज़म कह सकते हैं, रेनेसां भी बोल सकते हैं, या एक पुनर्जागरण शुरू हुआ है सनातन संस्कृति में, उसमें बहुत सारे लोगों की ये इच्छा है जिसको ऐसे मूर्धन्य विद्वान जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की इच्छा है। तो ये तो लड़ाई अभी चलेगी, ये कब तक चलेगी ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिएगा लगभग उस समय तक थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, कुछ 1 महीनों का प्लस माइनस, तो वो नेचुरल है। लेकिन ये लड़ाई फरवरी 2027 के बाद तेज़ होगी, ठीक है, और उसके बाद फिर हमें कुछ बड़ी चीज़ मिल सकती है, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो सोच चल रही है, और इधर जो भोजशाला से जो उत्साह आया है उससे बहुत सारे लोग इधर काम करने लगे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में मैं भी अपना जो गिलहरी योगदान है वो दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इस समय में बहुत तेज़ होगा, और ये जो पूरा है ये अक्टूबर 2031 तक चलेगा, और उसमें बहुत सारे ऐसे मंदिर आएंगे जो माननीय अदालत से हमको मिलेंगे, और हो सकता है कि वहाँ लड़ाई हो ही ना, मतभेद हो ही ना, क्योंकि एक वर्ग ये कह रहा है, मैं भी कहता हूँ इस चीज़ को, और जब भी टीवी डिबेट में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अरे भाई कि आपके पुरखे गजनवी थोड़ी हैं,
गाजी थोड़ी है। आपके पुरखे तो कहीं ना कहीं हिंदू हैं, तो हम सब भाई लोग ही तो हैं। हमारे जो है संस्कार अलग हैं, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हम मूलतः तो एक ही उससे एक ही परिवार के लोग हैं ना। तो वो लोग आपके परिवार के लोग नहीं हैं, ना उन्हें आपसे कोई मतलब रहा, कभी उन्होंने कोई मतलब रखा, आपको मुस्किन कह देते हैं वो। तो कभी आपसे कोई मतलब नहीं रखा। अहमदिया को तो वो मुसलमान समझने को तैयार नहीं है। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी जातियां हैं। हाँ। तो आप भारत के विषय में सोचो, उन्होंने जो कर दिया है आप उसे छोड़ो। आप कहो कि ये मेरे हिंदू भाई को पसंद है, ये हिंदू भाई की निकल रही है, इसके जो नीचे खुदाई हुई है इसमें ये इस हिंदू संप्रदाय की है, चलो दे दो। और राम मंदिर में ये किया होता तो देखिए आज देश की कहानी ही अलग होती। क्यों इतना लड़ना पड़ा हमें आज़ादी के बाद? और अल्टीमेटली हुआ तो वही, क्योंकि उसी मलबे के नीचे, क्योंकि क्या हुआ, मंदिर जैसे ढहा तो उसी के मलबे का उपयोग किया गया मस्जिद बनाने में। तो हर जगह यही हुआ। तो और सोमनाथ का जो मंदिर टूटा है तो यह तोड़ा गया है, तो वो उसके भी ठोस प्रमाण है। तो हो सकता है, देखिए समय का जब समय करवट लेता है ना, जब बृहस्पति का या केतु का सुपरिणाम मिलना शुरू होता है, हालांकि अभी तो अतिचारी है बृहस्पति, तो उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहा है, लेकिन जब ये परिणाम देगा तो वो गुड सेंस विल प्रिवेल। और हो सकता है कि वो ही ये सब कहें कि ठीक है आप ले लो इसे और हम इधर मस्जिद बना लेते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है, क्योंकि आप के चैनल को बहुत बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है जो मस्जिद हटाने का भी कंपनसेशन देता है। कोर्ट जबकि कह रही है कि ये मंदिर है और मंदिर बन रहा है वहाँ, लेकिन उसके बाद भी आपकी मस्जिद भी उसी तरीके से उसी तेज के साथ खड़ी हो, ऐसा मुल्क अगर दुनिया में कोई है तो वो भारत है। ठीक बात। भोजशाला में भी हमने देखा हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप अर्जी दीजिए, गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार करेगी और फिर आपको दूसरी जगह मस्जिद बनाने की जगह दी जाएगी। अयोध्या में दी जा चुकी है। हाँ। और काशी में जैसे ही फैसला आएगा, देखिए वहाँ भी यही होगा। तो हमने किसी को नहीं छोड़ा। हमने तो उस समय के ज्यूज कम्युनिटी को, जब इजराइल पनप रहा है, पूरी तरह बना भी नहीं, उस वक्त जो ज्यूज कम्युनिटी हमारी यहाँ आई, और वो पता है कहाँ आई? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में आई थी, फिर गुजरात में आई, वो भी आज तक यही है। ठीक बात। उतनी हिफाजत से हैं, उतनी तरीके से हैं, उतने वो फिल्मों में देखिए खूब पैसा लगाते हैं, खूब फिल्में बनती हैं उनके ऊपर, और बाटली वाला आदि 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 करके कितने कैरेक्टर्स हैं। और हमें लगता है हमारी तो कम्युनिटी के लोग हैं। हमने कभी, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर लोग विभिन्न भाषाओं को बोलते हुए भी अपनी भाषा के साथ ज़रूर प्रेम है, भाषा भाषियों के साथ भी बहुत प्रेम है, लेकिन दूसरी भाषा का अनादर नहीं हो रहा है। दूसरी संस्कृतियों को वो हम और वो घुल मिल गए, खाने पीने में भी घुल मिल गए। देखिए छाछ एक ऐसी जगह है कि यह छाछ हो जाता है या छाछ हो जाता है, लेकिन सब जगह एक सा। तो एक भारत ही ऐसा कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इसका मान सब लोग रखें तो निश्चित रूप से मंदिर भी सब आ जाएंगे, मस्जिदें भी सब रह जाएंगी। ठीक बात। अब में ये जो आधा वर्ष बीत चुका है, ये जो 5 महीने बीत चुके हैं और बचे हुए हैं हमारे पास 7 महीने, इनमें नंबर देने को अगर आपको कहूँ आधा आधा बांटने के लिए कि शुरू का 6 महीना और बाद का 6 महीना, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर आपको लग रहा है? मेरे लिए अनुमान लगाना आसान हो जाएगा ना कि अच्छा गुरुजी ने कहा कि शुरू वाले 6 महीने ज़्यादा अच्छे थे, तो मैं समझ पाऊंगी अच्छा जी अभी तो मुश्किल वक्त बचा है आना। तो आप बताएं। अगले संवत्सर तक स्थिति में कोई बहुत विशेष सुधार नहीं होगा, और बल्कि हम कई फ्रंट्स पे जो है हमें
युद्धरत होना पड़ेगा। ये मैं रियल फ्रंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे इकोनॉमी भी एक फ्रंट है, सोसाइटी भी एक फ्रंट है, एजुकेशन भी एक फ्रंट है, तो हमें कई फ्रंट्स पर एक साथ उलझना पड़ेगा। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इलेक्शंस होंगे, बीजेपी का मुझे जो मैं देख पा रहा हूँ, बीजेपी का परचम फहराएगा। बीजेपी बाकी जगह भी जहाँ सरकार नहीं भी बना पाई है सीधे, वहाँ भी उसकी पावर और पोजीशन दिखेगी। ये सब है, लेकिन फिर भी कहीं असहमति, अशांति बहुत ज़्यादा होगी। असहमति तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन जब ये बहुत बढ़ जाती है तब विप्लव पैदा करती है। आधा भारत का व्यक्ति दिन भर यही सोचता है और परेशान होता है इससे, जिसको पैसे आदि काया से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यही सब देख सोच के परेशान हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, अच्छा ये है वो है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई ऐसी रील देख ली, अब दिन भर उसका गुस्सा कर रहा है, दिन भर उसकी चर्चा कर रहा है। तो इस तरह से जो सेकंड हाफ है वो ध्यान से चलना होगा। और मैं, अगर आप मुझे दें अनुमति, तो 1 मिनट के भीतर भीतर मैं कुछ राशियों को भी इंडिकेट करना चाहूँगा। इसमें मिथुन राशि को, कन्या राशि को, वृश्चिक राशि को, मीन राशि को विशेष रूप से संभल के चलना होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, लेकिन संभल के चलना है। खर्च करें, संभल के करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और इस राशि की जो स्त्रियां हैं जो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, वो अच्छा खान पान खाएं। जो जिस प्रभु को अपना इष्ट मानते हैं, बस उनका ध्यान साधना करें। बहुत प्रपंच में उलझे बिना अपना चेयर पर बैठ गई और ध्यान चले गए, या जप कर रहे हैं, जप करते रहिए। तो इस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें कोई बहुत परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, इन राशियों को थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी। और इधर एक साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा तुला राशि के और धनु राशि के लोगों से भी, कि ये भी घर गृहस्थी को का विकास करने में ज़्यादा ध्यान दें और अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान दें। अपनी नौकरी पर बहुत फोकस करें, अपने व्यापार पर बहुत फोकस करें, अपने मित्रों पर बहुत फोकस करें, अपने घर गृहस्थी पर बहुत फोकस करें, अन्यथा बात कहीं बिगड़ सकती है। तो विप्लव अभी बढ़ेंगे, क्रोध अभी लोगों में बढ़ेगा, और रोड रेजेस के केसेस भी अभी बढ़ेंगे, आग के केसेस भी अभी बढ़ेंगे। और पहाड़ों के आप देखिएगा, अगस्त से दिसंबर के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर परेशानी आई। इस परेशानी को तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो वहाँ पर भी जैसे पहाड़ दरक गया, खिसक गया, बैठ गया, मलबा आ गया, तो इस प्रकार के केसेस भी आपको कई देखने को मिलेंगे। पानी कभी कम होगा और कभी उफान बन के बाढ़ हो जाएगा। एक जगह पर सूखा पड़ रहा है, दूसरी जगह बाढ़ आ रही है, और ऐसे क्षेत्रों में पानी बहुत बरसता हुआ मिलेगा आपको अगस्त के महीने में, जहाँ पर वो फसलें लगाई जाती हैं जो कम पानी में हो सके, वहाँ पर पानी बरस जाएगा, तो वहाँ वैसे परेशानी और कष्ट होगा। समुद्र में भी इस वक्त परेशानियों का समय शुरू होगा 21 जून से। 21 जून से लेकर 23 अक्टूबर के बीच तक का जो समय है, इस समुद्र में भी कहीं ऐसा ना हो कि धरती कांपे समुद्र के भीतर और बड़ा नुकसान हो। तो ऐसे में, और हमारे साथ भगवान रहते हैं, तो बहुत सारी जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ कुंडली बता रही होती है, उसमें से बहुत कम होती हैं, क्योंकि शायद यहाँ की ज़्यादातर जो जनता है, चाहे वो किसी धर्म की हो, वो पूजा पाठ करती है और उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलता है। ऋषियों की भूमि है, उनके तेज और प्रताप से बहुत सारी चीज़ें संभली रहती हैं। ये हो सकता है बहुत सारे लोग इसे ना माने कि वो तो अब है भी नहीं। अरे नहीं है तो क्या है, जिस तरीके से नाम चलता है, चित्र चलता है, उसी तरीके से ऊर्जाएं भी चलती हैं। वो सामान्य लोग नहीं हैं। जो ऋषि हैं, आज भी ऋषि हैं, ऐसा नहीं है, तो उनकी ऊर्जाओं से बहुत सारे कार्य
बन जाते हैं तो उतना नुकसान नहीं होता जितना ये वृषभ लगन की कुंडली बता रही होती है। लेकिन फिर भी ये जो कंपन, धरती कांपना, यानी हम इसको रिक्टर स्केल पर अगर देखेंगे तो ये भूकंप हमको कम से कम 5-6 बड़े भूकंप हमको दिखाई देंगे इसमें। इसलिए सरकारी लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम उन जोन्स में जो सिस्मिक जोन्स हैं, जो बहुत कमज़ोर जोन्स हैं, जहाँ भूकंप बढ़ सकता है, जैसे फॉल्ट लाइंस हैं, यहाँ पर बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने की अनुमति ना दें। ये मेरी सलाह है। हाँ। और चूँकि प्लेटफॉर्म मुझे मिला आपका तो मैं इसलिए कह बैठा, नहीं तो कभी दिक्कत हुई तो यहाँ पर बड़ी परेशानी हो जाएगी। और क्योंकि आपका जितनी भी भविष्यवाणियां मैंने देखी हैं उनमें ज़्यादातर सही होती हैं, तो ये मेरा मानना है कि आपकी जो सलाह है उस पर गौर भी करना चाहिए। अगर वहाँ तक ये बात पहुँच रही है, जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, तो उनको ज़रूर इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब लेकिन दिक्कत ये है गुरुजी कि आपने 6 राशियों का नाम ले लिया और 6 राशियों का नाम नहीं लिया। अब उसमें एक राशि मेरी भी है जिसका नाम आपने नहीं लिया, तो इन्हें तो पता चल गया मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मीन वालों को कि संभल के रहना है। तुला और धनु का भी जिक्र आपने कर दिया, पर बाकी 6 का भी तो बताना पड़ेगा। मेष के लिए ठीक समय है। हाँ। वृषभ के लिए मेहनत का समय है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, कुछ शारीरिक समस्याएं भी आएंगी, लेकिन ये ग्रो करेंगे। वृषभ के लोग ग्रो करेंगे। ये लोग प्रॉपर्टी में भी ग्रो करेंगे, सर्विसेज या बिजनेस में भी ग्रो करेंगे। तो ये लोग ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। करके लोग अप डाउन तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी एक ग्रोथ होगी। तो कर्क के लोगों को अपने गुरु को थाम लेना चाहिए, या अपने मोटिवेटर को थाम लेना चाहिए, या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स देखने चाहिए जब मोटिवेशन मिलता हो। तो उसके बाद तो चंद्रमा देखिए क्या लाइट फेंकता है, तो वहाँ भी ठीक है। सिंह राशि के लिए थोड़ा जून तक का समय बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उसके बाद समय ठीक हो जाएगा। उसके बाद धनु राशि का समय है, या जो शनि की राशियां हैं उसका समय है, वो ठीक रहेगा। तो यानी मकर और कुंभ के लिए समय ठीक रहेगा, चेंज लेगा, लेकिन चेंज आएगा। और धनु मीन के लिए भी एक चेंज आएगा, एक बड़ा अच्छा चेंज आएगा। उस चेंज को शुरू में जिसने समझ लिया और पकड़ लिया वो बड़ी तरक्की कर जाएगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च में जा रहा है, लेकिन है अतिचारी, इसलिए उच्च में जाने के बावजूद ये परेशानी तो पैदा करे। अचानक मतलब सब कुछ सेटल हो गया, हाँ बस अब चेक आता ही होगा। पता लगा कि जो चेक भेजने वाला था वो साइन करने से पहले ही उसके साथ कुछ हो गया। अब जॉब हो गई, फिर होल्ड पर चली गई। तो ऐसी कुछ कुछ समस्या, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है, वो सिर्फ डिले हुई है, डिनाई नहीं हुई है। कहीं और हो जाएगा, होगा अवश्य। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अगर मान लीजिए कोई एक घर है जिसमें 4 लोग हैं, तो 2 मिथुन और कन्या वाले हैं, 2 मान लीजिए धनु और मकर वाले हैं, तो कुल मिला के वो घर बैलेंस होके चलता रहेगा बढ़िया से। ठीक है। इसलिए मेरे पिताजी कहते थे कि बहुत से घरों में ये फैशन है कि सब बच्चों का नाम एक ही अक्षर से शुरू करना वो करते हैं। क नाम वाले ही घर में सारे बच्चे, वो कहते हैं नहीं रखना चाहिए, 7.5 आएगी तो सब पे एक साथ आ जाएगी। कोई तो संभालने वाला होना चाहिए, तो नाम हमेशा अलग अलग अक्षरों से रखें। बिल्कुल वैसी बात आपने भी बताई। अब आपकी अनुमति से 2 आखिरी सवाल मैं और आपसे लूंगी। पहला जॉब के साथ शुरू करती हूँ, क्योंकि हम इधर बीच देख रहे हैं बहुत ले ऑफ हो रहे हैं, बड़ी कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं, और ये वो समय है जब खतरा हर कोई जता रहा है कि एआई के आने के बाद तो नौकरियां और ज़्यादा जाना शुरू होंगी। तो क्या वाकई एआई इतना प्रभावकारी हो जाएगा कि अच्छों की छुट्टी हो जाए, जिन्होंने एआई बनाया था उन्हीं की नौकरी पर संकट आ जाए? ये बात तो देखिए ठीक है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई कंप्यूटर्स के साथ भी यही डर था, लेकिन कंप्यूटर ने नौकरी नहीं छीनी। कंप्यूटर और एआई में बहुत फ़र्क है। कंप्यूटर ह्यूमन कमांड से चलता है, एआई ह्यूमन कमांड से भी बहुत आगे से चलता है। दूसरा चीज़, कंप्यूटर का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, एआई का स्कोप बहुत बड़ा है।
एआई से हम मशीनों को जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि जहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ एक बहुत है। ऑटोमेशन हो जाएगा सिस्टम का। तो भारत जैसे देश में रोजगार की कमी होगी। अब सारे ही लोग एआई सीख लें, ये तो संभव नहीं है। अब देखिए लॉयर्स की फील्ड में एआई घुसने लगा, एकेडमिक्स में एआई घुसने लगा। अरे लोग तो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में एआई को ले आए जो संभव ही नहीं है। मेडिकल में एआई को ले आ रहे हैं जो संभव ही नहीं है। एंकर एआई वाले अब हो गए हैं। हाँ, एंकर हो जो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो बात एकदम से चेंज करना, वो मूड एकदम से चेंज करना, वो सब कैसे हो सकता है। तो जहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए मेडिकल और एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशन में, वहाँ एआई कैसे कामयाब होगा। लेकिन फैशन के तहत सब जगह एआई चला आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से जहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे रहा है एआई, ठीक है, ये नौकरी नहीं छीनेगा, लेकिन जब वो मशीन में उतर जाएगा तो नौकरी छीन लेगा। क्योंकि स्कूल को लगेगा मुझे 10 टीचर्स की क्या ज़रूरत है, मैं 2 से काम चला लूँगा। यूनिवर्सिटी को लगेगा कि हम एक स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे, फिर टीचर की ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लोग ये सोचेंगे अच्छा है ना, अर्थव्यवस्था पर संकट टलेगा, इससे पैसा बचेगा, लेकिन देश का सुख जो सबसे ऊपर है, लोकतांत्रिक देश में तो सबसे ऊंची चीज़ है लोक का हित। अगर वो सफ़र कर गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और सरकार के पास भी कुछ ऐसी कंट्रोलिंग पावर्स होती हैं जहां वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी पूछ सकती है कि इतने बड़े स्केल पे ले ऑफ कैसे, एक दिन में आप हज़ारों लोग को कैसे निकाल सकते हैं। सुबह 6 बजे मेल आ रहा कि आज से आप ले ऑफ हो गए, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तो है, कोई गलती है तो ठीक है, समझ में आता है। बहुत सारे लोग जानबूझ के बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं, अकाउंट्स में अलग है, या कोई आपके जो सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं वो सेल्स नहीं ला पा रहे, वो सब एक अलग चीज़ है। लेकिन एकदम सारे लोग बुरे हो गए, क्या सारे लोग वीआरएस के लिए अब जाओ, ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट को रोकनी चाहिए। नहीं तो ये बड़ी समस्या जो हम अभी देख रहे हैं ना, सोशल अपहीवल्स, वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब अंतिम सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि बीजेपी की कुंडली आपको थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, और आपकी अनुमति अगर हो ये सवाल मैं तब आपसे ले रही हूँ कि बंगाल इलेक्शन के पहले भी आपने ये बताया था कि ममता बनर्जी की कुंडली उनका साथ देती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और वो रिजल्ट के बाद हमने देखा भी, जबकि कुछ वक्त पहले तक ये सोचना भी लगभग असंभव था कि बंगाल में बीजेपी जीतेगी। अब क्योंकि 2027 में चुनाव है, अभी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है, पर पंजाब में बीजेपी नहीं है, और पंजाब में भी इलेक्शन है 2027 में एक साथ। तो क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिला पंजाब में खिल पाएगा, या उनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी? देखिए, पंजाब की स्थिति में मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, जो मेरी सोच आ रही है कि पंजाब में यदि जो ऑपोजिशन है, बीजेपी का जो ऑपोजिशन है, वो अगर एकजुट हो गया तो बीजेपी पे अच्छी सीट्स होते हुए भी बीजेपी को शांत बैठना पड़ेगा। पंजाब में ऐसी संभावनाएं बहुत दिख रही हैं कि थोड़ी बहुत ऊंची नीची ही लड़ाई होगी, लेकिन बीजेपी की पावर पंजाब में बढ़ रही है, ये मुझे लगता है पंजाब में बढ़ रही है। कश्मीर में अभी स्थिति बहुत सुधारने में नहीं आएगी, लेकिन दूसरे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे हिमाचल है, वहाँ पर स्थिति बेहतर होगी। राजस्थान में हम धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, तो राजस्थान में बीजेपी को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना होगा, नहीं तो वहाँ स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी। और उसके बाद गुजरात ठीक है, लेकिन कर्नाटक से और बाकी साउथ, ये 5-7 साल इस पर बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा वहाँ की स्थिति कमज़ोर पड़ जाएगी। यूपी उत्तराखंड में रिपीट होती दिखाई दे रही है बीजेपी? यूपी में तो मुझे लग रहा है रिपीट हो जाएगी। उत्तराखंड में थोड़ा सा डाउट है, हाँ। लेकिन चूंकि उत्तराखंड के इलेक्शंस के समय में
कुछ जो प्रत्यंतर दशाएं हैं वो मजबूत होंगी, तो इसलिए बीजेपी अपनी स्थिति को बनाए रखेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये ना देखकर कि बीजेपी की स्थिति क्या है, हम ये देखें कि ऑपोजिशन पार्टीज की स्थिति क्या है, वो काफ़ी डाउन है। ठीक बात। लेकिन फिर भी मैं इतना कह रहा हूँ, सोया हाथी भी बड़े काम का होता है। तो वो आज सोया हुआ है, हाँ। लेकिन उसको कुछ लोग जगा भी सकते हैं। इसलिए बीजेपी को सावधान तो उत्तराखंड में अब रहना होगा, क्योंकि अचानक स्थिति में परिवर्तन आएगा तो कुछ सीटों पर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। मुझे लग रहा है कि कुछ सीटें हाथ से जा सकती हैं, लेकिन फिर भी उत्तराखंड में फिलहाल तो बीजेपी की पावर ही स्ट्रांग है। और उत्तर प्रदेश को लेके तो आप कॉन्फिडेंट हैं ही, जी, वहाँ जी। बीजेपी रिपीट हो रही है। हाँ। और योगी आदित्यनाथ दोबारा बन सकते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेंज मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रशासनिक व्यवस्था में। ये समय ही बताएगा क्या चेंज होगा, लेकिन मैं एक जो सामान्य पॉलिटिकल नॉलेज है उसके हिसाब से और इसको देखते हुए कह सकता हूँ कि मंगल राहु के समय में या मंगल बृहस्पति के समय में ये चेंज अगर होता है तो ये हो सकता है कि वहाँ पर 2 या 3 टेरिटरीज बने उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी का जो पावर है वो फिर से हमें दिखेगी और उत्तर प्रदेश में कठिनाई होगी ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी बीजेपी की पावर ज़्यादा रहेगी सपा के मुकाबले। ठीक है, बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे लगता है न सिर्फ भारत की, विश्व की, सबकी आर्थिक कुंडली, हमारे कैसे रिश्ते रहेंगे, राजनीति, वैमनस्य, आध्यात्म, सबके ऊपर एक कंप्लीट चर्चा आपके साथ आज हुई है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट सेव करके रखने वाला है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 26 की भविष्यवाणी नहीं मिल रही है, 27 के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि 30-32 तक का जिक्र है, 2045 तक का जिक्र है इसमें। तो आप आगे भी वापस लौट के इस पॉडकास्ट में आके और कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि गुरुजी आपने जो ये बात कही थी वो हमें 27 में भी या 32 में भी सही होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं। कुछ पूछना है गुरुजी से कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए। कैसे भी सवाल गुरुजी से पूछो उसका जवाब मिल ही जाता है। आपने चाहे जिस ढंग से पूछा हो उधर से तो हमेशा बहुत शांत भाव से ही जवाब मिलता है। तो धन्यवाद उसके लिए गुरुजी। और वादा, क्योंकि मुझे लगता है कैमरे पे ही मैं ले लूँ तो हमेशा मेरे लिए अच्छा रहता है कि मैं जब भी आपसे समय लूंगी और ऐसी चर्चा हम कर पाएंगे तो आप दोबारा जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उपस्थित अवश्य होऊंगा। आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत आनंद भी आता है। बस चलते चलते एक लाइन में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रोध पर सभी लोग नियंत्रण रखें, क्योंकि दशाएं इस वक्त सही नहीं है भारत की। तो क्रोध की वजह से घर गृहस्थी से लेकर और देश तक समस्याएं हो जाएंगी। तो क्रोध पर एक तो बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखें और पैसा सोच समझ कर खर्च करें, लुटाएं ना पैसे को। और हम सब इसके ऊपर गौर भी करेंगे। मैं गुस्से पर नियंत्रण रखने के साथ शुरुआत कर रही हूँ। अगर आप भी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद गुरुजी। बहुत 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 आभार।